Download 4.1. Okay, so let's recap तो हमने फिर भी कर लिया था, दोबारा से कर लेते हैं। ठीक है, हमें अगर कोई कलेक्शन दिया हो ना, कलेक्शन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स जिसको हम अब वेक्टर्स कहते हैं, राइट। अच्छा, नई टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी आपको परेशान जरूर कर रही होगी कि हर चीज वेक्टर हो गई, तो भाई मजबूरी है, इसलिए कि मैथमेटिशियन ने ये सोचा कि जो शुरू में थे ना वेक्टर्स, इस किस्म की चीजें याद है ना, हमने कहा था 1 2 एक वेक्टर है, 3 4 वेक्टर है, तो उन्होंने इसको जनरलाइज किया। तो अब वो कहते हैं इट इज डजंट मेक एनी डिफरेंस कि आप जो नया कलेक्शन है, फर्स्ट कर लें मैट्रिसेस का कलेक्शन है, तो आप उनको मैट्रिसेस कहें या वेक्टर्स कहें, बात एक ही है वो मैट्रिसेस ही, लेकिन हमारा जो जनरल सेटअप है ना, उस सेटअप में अब मैट्रिसेस भी कहलाएंगी वेक्टर्स इफ दे सेटिस्फाई 10 कंडीशन। फिर बाद में हमने कहा कि अगर एक बड़ा कलेक्शन है जो वेक्टर स्पेस भी है, तो अगर उसका एक सबसेट लें तो वो कब वेक्टर स्पेस होगा, और जब ये वेक्टर स्पेस बन जाएगा तो फिर ये सब स्पेस कहलाएगा। तो उसके लिए फिर ये कंडीशनें होती हैं, ये वाली। ठीक है जी, कि अगर आपको शो करना है कि कोई सब कलेक्शन, ये एच जो है ना सब कलेक्शन है यानी सबसेट है, तो हमें थ्योरम 2 शो करनी होगी, यूज करनी होगी। उसका मतलब ये है कि आपने एबीसी का मतलब ये है कि आप ए का मतलब याद है ना, 0 वेक्टर इन द कलेक्शन। बी का मतलब ये है कि साहब अगर यू है और वी है तो यू प्लस वी भी है एच में, और सी का मतलब है कि अगर यू है तो सी यू भी है, राइट। लेकिन फिर एक और भी थ्योरम हमने पढ़ी थी, वो थ्योरम ये कहती थी कि अगर कोई कलेक्शन जो है स्पैन हो जाए, क्या हो जाए, स्पैन ऑफ फ्यू वेक्टर्स, तो फिर वो कलेक्शन भी जो है वो सब स्पेस बन जाता है। और ये वेक्टर जो होते हैं ना, ये वाले वेक्टर, ये एच में से लिए जाते हैं। कहाँ से लिए जाते हैं? एच में से लिए जाते हैं। ओके, सो हैविंग सेड दैट, अब इस एग्जांपल को देखते हैं। हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो एग्जांपल है, क्या ये जो कलेक्शन है, इज दिस कलेक्शन ऑफ वेक्टर स्पेस इटसेल्फ, और जब वेक्टर स्पेस बन जाएगा तो फिर इसका जो पेरेंट है उसके हिसाब से हम इसको क्या कह देंगे, सब स्पेस कह देंगे। अच्छा, पहले ये बताओ इसकी जरा शक्ल देखकर कि ये क्या है। ये कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स ही है ना। देखिए, आमतौर पर वेक्टर्स हम ऐसे लिखते हैं ना, ऐसे, लेकिन अगर कभी कभी आपका मूड आए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a,2 है। ठीक है, तो बात एक ही है, राइट। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो नहीं है, लेकिन ओके, चलता है। असल में अगर हमें मैथमेटिक्स फॉलो ही करना है तो यहाँ पे हमें ट्रांसपोज लिखना चाहिए था, राइट, मगर वो कहते हैं ये अंडरस्टूड है, राइट। ओके, अब हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि ये कलेक्शन जो आपको नजर आ रहा है, ये वाला कलेक्शन क्या है। आपने एक नंबर सोचा ए, एक और सोचा बी, फिर आपने एक कंपोनेंट ये बना दिया, दूसरा ये बना दिया, तो एक वेक्टर बन गया। फिर आपने दूसरा ए सोचा, दूसरा बी सोचा, फिर एक और वेक्टर आ गया। बट ए बी सी तो रियल नंबर्स है ना, सो इट इज ए ह्यूज कलेक्शन। तो हम ये देखना चाह रहे हैं ये कलेक्शन सब स्पेस है या नहीं। तो बजाय इसके कि हम थ्योरम यूज करें, सॉरी वो 3 कंडीशनें यूज करें एबीसी, हमने एक दूसरा ट्रिक लिया। हमने कहा कि क्या ये कलेक्शन स्पैन है किसी 2 खास वेक्टर्स का। उसके लिए ये चीज जो है ना, अब हम देखते हैं क्या करना है। हमने सबसे पहले काम ये किया कि ए का कंट्रीब्यूशन अलग कर लिया। ये है ए का कंट्रीब्यूशन, यानी एक वेक्टर बनाया जिसमें सिर्फ ए है, और दूसरा वेक्टर बनाया जिसमें सिर्फ बी है, लेकिन इन दोनों का सम जाहिर ओरिजिनल वेक्टर होना चाहिए। फिर हमने काम किया कि इसमें से ए कॉमन है ना, ये ए कॉमन ले लिया, यहां से हमारे पास बी कॉमन है, हमने बी कॉमन ले लिया। तो अब हमने देखा कि इस किस्म के वेक्टर जो है ना, अगर मैं इसका नाम रख दूं v1 और इसका नाम रख दूं v2, तो एवरी वेक्टर ऑफ दिस टाइप इज बेसिकली ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 एंड v2। तो हमने ये स्टेब्लिश कर दिया।
इसमें थोड़ी सी वो हाँ ठीक है, इस्टेब्लिश कर दिया। जब ये साबित हो गया कि ये कलेक्शन जिसका नाम हमने वी रखा था वो दो वेक्टरों का स्पैन है, तो थ्योरम 1 के हिसाब से ये क्लियर हो गया कि V इज ए सब स्पेस ऑफ, यहां पर क्या लिखूं मैं, R2। अच्छा, ये एक अलग कहानी है कि इस केस में हम तो कह रहे हैं ना कि ये अगर R2 है तो V जो है वो ये होगा, राइट, यही कहना चाह रहे हैं ना, दिस इज अवर V। लेकिन अगर आप गौर करें, V जो है ना वो टोटल R के बराबर है, यानी कहने का मतलब है कि हमारा जो V है ना वो असल में ये हमारा R² है, तो V भी यही है, दोनों चीजें यही है। इस केस में ऐसा हो गया। और ये अनयूजुअल नहीं है, मैंने आपको बताया था ना कि हर सब स्पेस, उसको आप V कह लो, कभी हम उसको H कहते हैं, कभी V कहते हैं, बात एक ही है। हर सब स्पेस के हर वेक्टर स्पेस के, यहाँ पे R² है ना, R², ये वेक्टर स्पेस है ओरिजिनल, तो हर वेक्टर स्पेस की दो सब स्पेसेस जरूर होती हैं। एक तो वो खुद अपनी सब स्पेस होता है, और दूसरा एक सेट जिसमें सिर्फ 0 वेक्टर हो, ये भी एक क्या होता है, सब स्पेस होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है जी। ऑलराइट, ओके, तो ये क्लियर हो गया, राइट। अब एक दूसरी एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सी व्हाट्स द सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल जो है, अच्छा आपको याद होगा थोड़े दिनों पहले हमने वो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, लीनियर एंड नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, याद है ना। तो उसमें जो नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती थी उसमें हमें शो करना होता था, एक काउंटर एग्जांपल प्रोड्यूस करनी होती थी ना, जिसमें 3 चीजें थी कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर नहीं है, नॉट लीनियर, तो हम शो करते थे कि उसमें 0 नहीं बिलोंग कर रहा, 0 इज नॉट ए, सॉरी ये नहीं शो करते थे, हम ये शो करते थे कि 0 की इमेज 0 नहीं है। या फिर हम एक और काम भी शो करते थे कि साहब T ऑफ U प्लस V इज नॉट इक्वल टू TU प्लस TV, याद है ना, ये सारे शो करते थे। तो ये साबित हो जाता था कि वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या लीनियर नहीं है। और उसके लिए फिर मैंने आपको बताया भी था कि ये डिसाइड करना कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है या नहीं, ये एक आर्ट होता है, पहले सोचते हैं। और उसके चंद सिम्टम भी बताए थे आपको कि अगर उसमें कोई कांस्टेंट आ जाए या एब्सोल्यूट साइन आ जाए तो इस किस्म की चीजें नॉर्मली क्या नहीं होती, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। अच्छा, मजे की बात है कि इसी किस्म का आर्गुमेंट देखें, यहाँ पे भी 3 कंडीशनें थी ना फेल होने के लिए। किस चीज के फेल होने के लिए, कि T इज नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर भी ये जो कलेक्शन है ना, पहले इसके बारे में सोचना है कि यार ये कलेक्शन तो है, क्या ये सब स्पेस हो सकता है, नहीं हो सकता। तो सबसे पहले वही बात, थोड़ा सा आप अपने माइंड को थोड़ा सा मुख्तलिफ एंगल से देखेंगे इसे। तो अगेन अगर आप गौर करें, क्या हम 0 वेक्टर प्रोड्यूस कर सकते हैं इस किस्म के कलेक्शन में। कलेक्शन समझिए आप कैसे बनाए, 2 नंबर पहले सोचने हैं आपने, A एंड B, ठीक है। थर्ड कंपोनेंट तो वही A हो गया, सेकंड कंपोनेंट क्या हो गया, जो नंबर सोचा था उसमें 1 ऐड कर दिया, और फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो गया, A प्लस 2B। अब इसमें हमने ये सोचना है, क्या सोचना है कि डू वी हैव 0 इन इट। आप सोचें, बताएं जरा, वहां पे जो लोग बैठे हैं अपने घरों में, क्या 0 इसका मेंबर है, एनीबॉडी, नाम बताओ यार किसी का बच्चे का। हमजा, यूसुफ, कोई बताओ क्या ये H जो है इसमें 0 वेक्टर आ सकता है। सर यानी थर्ड एंट्री में आ सकता है। नहीं 0 वेक्टर का मतलब ये होता है भाईजान, 0 0 0 और 0 वेक्टर, ओके सर मैंने समझा आप लिखा हुआ है, 0 इज नॉट इन H। उसी वजह ये है कि देखें, अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे
तो दो चीजें हैं, अगर आप इस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं तो आपको ए को क्या लेना पड़ेगा, 0, लेकिन फिर a+1 0 नहीं होगा। और अगर आप a+1 को कंसंट्रेट कर रहे हैं तो a को आपको -1 लेना होगा, तो फिर तीसरा कंपोनेंट 0 नहीं होगा। पहले को तो आप छोड़ देना, यानी लास्ट टू कंपोनेंट्स एट ए टाइम 0 नहीं हो सकते। अगर एक 0 है तो दूसरा क्या है, नॉन 0 है। सो दैट सिंपली मीन्स कि ये कलेक्शन बहुत अच्छा है, इसमें कोई खराबी नहीं है, मगर ये कलेक्शन सब स्पेस नहीं बन सकता। इसलिए नहीं बन सकता कि 0 डज नॉट बिलोंग्स टू T, ठीक है, does not produce zero vector. So property A, याद है वो 3 प्रॉपर्टी थी। A का मतलब यही था कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि 0 वेक्टर है या नहीं। तो H is not a subspace of R3। अच्छा, इसी सवाल को हमने कहा ना कि हम एग्जाम के मोड में नहीं है। एग्जाम में तो ये कि जो जल्दी से काम हो जाए करो, आगे बढ़ो। यहाँ पे हम लर्निंग मोड में, तो इसमें हम ऐसा करते हैं, यही चीज शो करेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कह रहा हूँ, ये कलेक्शन सब स्पेस नहीं है, लेकिन कंडीशन बी और सी यूज करेंगे। तो हु रिमेंबर्स कंडीशन बी, जो वायलेट हो गई तो फिर ये सब स्पेस नहीं होगी। ए तो देख लिया ना हमने कि 0 वेक्टर डज नॉट बिलोंग। बी ये होता है कि साहब आप 2 वेक्टर लें u एंड v और शो कर दें कि u प्लस v डज नॉट बिलोंग्स टू h। तो जरा जल्दी से मुझे 2 वेक्टर बता दो ना जो h में हो लेकिन उसका सम ना हो। सो टेल मी 2 वेक्टर्स व्हिच आर इन h। जल्दी बताओ यार। a को 1 ले लो, b को 1 ले लो, चलो a को 1 लिया और b को भी 1 लिया, सही है, ये वेक्टर आ गया 1 2 3। अब एक काम करो, a को 2 ले लें आप, ठीक है, तो मिडिल एलिमेंट क्या हो जाएगा 3, और b को क्या लें यार, b को, चलो यहाँ पे मैंने क्या लिया था, a को 1 लिया था ना, और b को भी 1 लिया था, यही किया था ना मैंने, a को भी 1 लिया था और b को भी 1 लिया था। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम a को 2 ले लेते हैं और b को भी 2 ले लेते हैं। a को 2 लिया, b को भी 2 लिया, तो ये क्या हो जाएगा, पहला कंपोनेंट क्या आ जाएगा इस वेक्टर का, 6 आ जाएगा। 6। अब इसको सम किए जरा, आप जरा सम करके बताओ क्या आएगा, 9 5 3। अब कौन आर्गुमेंट देगा कि ये वेक्टर H में नहीं है, हु विल प्रोवाइड मी द आर्गुमेंट, हु विल, डज नॉट बिलोंग्स टू H, जल्दी बताओ बच्चों। कंस्ट्रक्शन देखो ना, कंस्ट्रक्शन देखो, और ये देखो कि ये रियलाइजेशन क्या हो रही है, क्या रियलाइजेशन कंस्ट्रक्शन से कंपैटिबल है। हेलो, ये नहीं है ना, उसका सीधा सीधी सी बात है यार कि अगर ये होता तो ये वेक्टर जो है 1 + 3 यानी 4 होता है, लिखा हुआ तो है, ये जो थर्ड एलिमेंट है उसमें 1 ऐड करें तो सेकंड एलिमेंट आता है, लेकिन यहाँ पे तो थर्ड एलिमेंट 3 है और सेकंड एलिमेंट 4 नहीं है, 5 है। इसका मतलब है ओरिजिनल चीजें तो आपकी H में है लेकिन फाइनल नहीं है, तो लिहाजा ये चीज साबित हो गई कि B में अगर U और V हैं तो U + V नहीं है, H में नहीं है, खत्म हो गई बात। अच्छा, इसी को अगर आप तीसरी कंडीशन लेना जाए, कंडीशन सी पता है ना, उसमें हम ये कहते थे एक अल्फा चूज करो, एक V चूज करो जो H में है, फिर देखो कि अल्फा V बिलोंग करता है H में या नहीं। तो उसके लिए आप एक काम करो ना, ये जो हमने वेक्टर लिए है ना, ये 3 2 1, ये तो इसके अंदर मौजूद है ना, इसको आप ऐसा करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा 6 4 2। अगेन ये वेक्टर नहीं है H में, इसलिए कि इसमें भी वही मसला आ रहा है, सेकंड कंपोनेंट जो है वो 2 मोर देन थर्ड है, जबकि कंस्ट्रक्शन के हिसाब से 1 होना चाहिए। तो आप समझ में आ गए ना, आपको बात क्लियर, कि किसी चीज को डिसप्रूव करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि एक जमाने में हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिसप्रूव करने के लिए किया था। और अब अच्छा, फिर अगेन बताता हूँ, एग्जाम में ना आपको ये तीनों नहीं करने, जो भी आपको आसान लगे जल्दी से डिसप्रूव हो जाए वो करना है। यहाँ तो मैंने फिर बार बार दोहराता हूँ, लर्निंग मोड में थे तो हमने तीनों तरीकों से करके दिखाया, ठीक है जी। तो
अभी तक हमने दो एग्जाम्पल देखी है। पहली एग्जाम्पल क्या थी? यस, कलेक्शन वाज ए सब स्पेस। दूसरी एग्जाम्पल क्या है? कलेक्शन इज नॉट ए सब स्पेस। चलें अब जरा तीसरी एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ये रही जनाब तीसरी एग्जाम्पल। ओके, all right, let's see the third example. Huh? ओके, जरा आप इस कलेक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम जो बातें कर रहे हैं ना, आपको जरा गौर से सुनिएगा कि हम सबसे पहले एक वेक्टर स्पेस से कहानी शुरू करते हैं। तो हमें पता है M2/2 इज ए वेक्टर स्पेस। फिर हम उसका एक सब कलेक्शन लेते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि क्या ये सब कलेक्शन भी वही 10 की 10 कंडीशनें सेटिस्फाई करता है, तो ये खुद एक वेक्टर स्पेस होगा। लेकिन जब हम इसको पेरेंट के हिसाब से देखते हैं तो हम इस वेक्टर स्पेस को क्या नाम दे देते हैं? सब स्पेस का। तो डजंट मेक एनी डिफरेंस, सब स्पेस इज आफ्टर ऑल ए वेक्टर स्पेस। मगर चूंकि वो एक स्मॉलर किस्म का सेट होता है, लिहाजा उसके साथ क्या लगा देते हैं? वर्ड सब। ओके, अब इसको भी आपने वैसे ही करना है जैसे एग्जाम्पल 1 के जरिए से करना है, राइट? याद है एग्जाम्पल 1 जो था ना, वो R2 के बारे में था। उसमें भी ए एंड बी थे, लेकिन कंफ्यूज ना होइएगा। उसके अंदर आपको याद हो ना, उसमें ये यहाँ पे मेरा ख्याल है प्लस टाइप की कोई चीज लगी हुई थी दरमियान में। यहाँ पे प्लस नहीं लगा हुआ, तो ये उससे जरा थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ये मैं हटा दूं, प्लस कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप। ओके जी, तो हमने ये देखना है कि ये कलेक्शन जो है वो सब स्पेस है या नहीं। तो अगेन सबसे पहले आप यही सोचा करो यार, क्या ऐसे दो वेक्टर्स हैं जो कि इस कलेक्शन को क्या कर दें? जनरेट कर दें। वो इस केस में पॉसिबल है। आप वही काम करें जो अभी एग्जांपल 1 में किया था। सबसे पहले इसमें ए कंट्रीब्यूशन जो है ना, वो आप अलग कर लें। तो आपने देखा कि ये चीज बनेगी। क्यों बनेगी? इसलिए कि यहाँ पर ये 2a आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, ये चीजें आ गई। इसके अंदर कोई a नहीं है, तो यहाँ पे 0 0 आ गया। फिर नेक्स्ट टाइम आपने क्या किया? नेक्स्ट टाइम आपने ये काम किया कि आपने कहा कि ये ए कंट्रीब्यूशन आ गया था ना, अब मैं बी कंट्रीब्यूशन लेना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे तो कोई बी नहीं है ना, तो ये 0 हो गया। बाकी सब में बी है, ये आ गया, ये आ गया। इसके अंदर ए भी था और बी भी था, तो 3a यहाँ चले गए थे, बी यहाँ आ गया। अब बाद में आप चाहें तो दोबारा से इसको क्या कर सकते हैं? बैकवर्ड वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप देख लो ना, अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यू कैन कन्विंस योर सेल्फ कि ऐड करने के बाद यही चीज आ जाएगी। ठीक है जनाब, आ जाएगी ना? ओके, अब क्या करना है? अब सिंपल हो गया यार। इसके अंदर ए कॉमन है, आपने ए बाहर ले लिया। इसमें बी कॉमन है, आपने बी बाहर ले लिया। जब ए बाहर लिया तो यहां से क्या बचेगा? 2 3 0 0। और इधर क्या बचेगा भाई? 0 1 1 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कलेक्शन जो है वो इन दो वेक्टरों का लीनियर कॉम्बिनेशन है। वेट्स क्या ले रहे हैं आप? ए एंड बी। लिहाजा ये कलेक्शन जो है ना, ये इन दो वेक्टरों का स्पैन हो गया। तो जैसे ही कोई कलेक्शन किसी दो वेक्टर्स या 3 या 10 का स्पैन बन जाए, लेकिन वो वेक्टर जो है ना वो एच में ही होने चाहिए। अब कोई मुझे बता सकता है कि ये वेक्टर एच में क्यों है और ये क्यों है? जल्दी बताओ भाई, जो घरों में बैठे हो। व्हाई दिस वेक्टर इज इन एच? तो यार इसको लिए सिर्फ आपको मुझे ये बताना है कि जो ओरिजिनल कनेक्शन है ना, आप मुझे ए और बी की वैल्यू बताएं जिसने ये चीज जो है ना वो आपको प्रोड्यूस करके दी है, ये वाला वेक्टर 2030 वाला। बताओ ए क्या है और बी क्या है? ओरिजिनल कलेक्शन, ये रहा ओरिजिनल कलेक्शन। सर इस दोनों में सर ए 0 0 है। क्या मतलब? सर ए को 0 ले रहे हैं, सही बोल रहे हो, मेरा और ख्याल है बी को रॉन्ग 0 बोल ले गए। रहे हैं। रॉन्ग बोल गए, ये नहीं है। ए 0 नहीं है भाई। मैं इस लेफ्ट वाले की बात कर रहा हूँ, राइट वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। पहले लेफ्ट वाला बताओ। सर लेफ्ट में तो बी 0 है। अब सही बोले ना, बी 0। ए क्या है ये बताओ ना। सर ए 1 है।
वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने। बन ये जनरेट हो गया ना। असल में मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ कि बाज औकात स्टूडेंट जो है ना पता नहीं कहीं खो जाता है। वो एक ऐसा इस पेन प्रोड्यूस कर देता है जिसमें ओरिजिनल वेक्टर्स कलेक्शन का पार्ट ही नहीं होते। इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूँ कि नहीं, ये 2030 क्या है, ये कलेक्शन का पार्ट है। दूसरा बताओ इसमें क्या वैल्यूज हैं ए एंड बी की? सर हेलो, इसमें A0, सर इसमें A0 है और B1 है। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। बस इतनी सी तो कहानी थी यार। ठीक है, तो अभी आप क्लियर हो गया ना कि ये वाली चीज जो है वो क्या है, सब मतलब ये सबसेट भी है। किसका सबसेट है? M22 का, लेकिन ये साथ साथ क्या है, सब स्पेस भी है। ओके, ऑलराइट, चले जी। ये हो गया हमारा मेरा ख्याल है कि ये 4.1 फिनिश हो गया। लेट्स गो टूवर्ड्स 4.1 4.2। ये 4.1 था, ठीक है जी। अच्छा देखिए, 4.1 शुरू किया, कुछ थ्योरम्स, कुछ रिजल्ट्स, आखिर में दो तीन कंक्रीट एग्जांपल्स, जिसमें एक नहीं था सब स्पेस, दो थे। तो 4.2 में जो है ना, हम इसी चीज को लेके आगे बढ़ाएंगे। कुछ स्टैंडर्ड किस्म की सब स्पेसेस हैं जो मैट्रिक्स से रिलेटेड हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ओके, let's see, let's go to 4.2. Documents, device, download, 4.2 की बातें हो रही हैं। ओके जी, ओके, here we go. चलिए जनाब, नल स्पेसेस, कॉलम स्पेसेस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए आप देखते हैं। देखें, हर जगह इस चैप्टर में जो सेंट्रल पार्ट है ना, वो इसका है। इसका एक मैट्रिक्स आ गई, सही है। अब इस मैट्रिक्स से आप, जैसे मैं हमेशा कहता आया हूं, बहुत सारे काम कर सकते हैं। इस मैट्रिक्स की मदद से आप ax इज इक्वल टू 0 को क्या कर सकते हो, एक सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन बनाकर उसको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये वही हो रहा है ना कि ये सिस्टम है और आपने इसको सॉल्व कर लिया है, मतलब है तमाम एक्स निकाल लिए हैं जो भी तरीका है, और फिर उनको एक जगह कलेक्ट कर लिया है। तो ये कलेक्शन जो कैसे हासिल हुआ है भाई, ax इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करने से हासिल हुआ है। इसी का नाम होता है नल ऑफ ए। क्या होता है इसका नाम? नल ऑफ ए। ठीक है, सो नल स्पेस ऑफ m by n matrix written NULA is this set of all solutions to the homogeneous equation this is equal to this। एक काम करते हैं, थोड़ा सा आगे जाने से पहले बेहतर नहीं होगा कि हम एक छोटा सा सिस्टम सॉल्व करके आपको दिखाएं? फर्ज कर लेते हैं ए जो है हमारे पास ये है 1 2 3 4 4 6। मेरे ख्याल एक काम करते हैं यार, हमें तो सिखा, आपको बताना ही है ना, तो बजाय ऐसे नंबर लेने के कि आगे जाके फ्रैक्शन आ जाए, हम उसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको 4 कर देते हैं और इसको जो है ना हम 8 कर देते हैं। ठीक है, ओके। एक मिनट, ये क्या हो गया? ठीक है, ये हमारा ए है, सही है। अब सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं, किसको सॉल्व करना चाहूं, ax इज इक्वल टू 0, क्या करूंगा जरा जल्दी बता दें यार। यही करेंगे ना, हम एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1 2 3 6 4 8, यही लिखोगे ना भाईजान? आगे क्या लिखोगे? 0 0। ऑपरेशन करोगे तो पहला ऑपरेशन तो ये होगा कि आप इसको भी 3 से डिवाइड कर दो, तो ये 1 2 0 बन जाएगा। फिर इसको आप 4 से डिवाइड कर दो, ये 1 2 0 बन जाएगा। फिर आप पहली रो
रिटेन रखो, बाकी सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये 0 0 आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ आगे क्या करूं, इतना तो काम मैंने कर दिया है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो नंबर है ना 1 2 0, ये बेसिकली ये बन गए ना x1 + 2x2 = 0। इसका मतलब ये हुआ कि x1 जो है वो बराबर हो गया -2x2। इसका मतलब है कि हमारे जो सोल्यूशन आ गए ना वो ये आ गए। कैसे लिखूं यार इसको, x1 की जगह क्या लिख दूं, -2x2 लिख दूं ना, और यहाँ पे लिख दूं x2। इसका मतलब है मेरे जो सोल्यूशन है ना वो ये आ गए। x2 कॉमन ले लूं मैं, तो पीछे क्या बचेगा, -2 और 1। तो भाई ये है कलेक्शन मेरा, क्या है, दिस इज ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ व्हाट, ऑफ दिस ax = 0 के ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन जो है ना वो ये आ गए, ये आ गए। ये ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन जो है ना यही कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, नल स्पेस ऑफ ए। अब आप इसका रीजन भी सुन लें, नल क्यों कहलाते हैं। नल इसलिए कहलाते हैं कि ये वाला कलेक्शन अगर मैं यहाँ रखूंगा और मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 0 मिलेगा ना, और 0 को आमतौर पर मैथमेटिशियन नल वेक्टर भी कहते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, नल ए। ओके, अब इसकी जो ये तो कलेक्शन है ना, आप प्रूफ करना है कि ये सब स्पेस है, तो वो सबसे पहले तो आपको शो करना होगा ना कि 0 इज इन इट, तो वो तो है। अगर मैं x2 को 0 ले लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0 वेक्टर, तो 0 वेक्टर इज ऑलवेज देयर। अच्छा जरा और भी सुनिएगा गौर से। फर्ज कर लें मैंने आप में से मुझे कोई साहब जो है ना 2 वेक्टर ये जो है ना सोल्यूशन लिखा हुआ ये वाला x2 टाइम्स -2 1, तो जरा जल्दी से मुझे 2 वेक्टर बता दें जो कि x2 को डिफरेंट वैल्यूज देने से आएंगे। हरी अब फटाफट। फर्ज कर लें x2 को 1 ले लो ना यार, क्या होता जा रहा है तुम लोगों को। ये एक वेक्टर आ गया -2 और 1, ये नल के अंदर है। x2 को 2 ले लें आप, -4 और 2, अब इसको ऐड कर लो, -6 और 3। अब कौन बताएगा कि -6 3 ये नल में है या नहीं है। ये भी है ना यार, अगर मैं x2 को 3 ले लूंगा यहाँ पे तो मुझे ये वेक्टर मिल जाएगा ना -6 और 3। और अगर आपको याद हो जब मैंने ये होमोजेनियस सिस्टम सॉल्व किया था ना, वहां पर भी मैंने ये प्रॉपर्टीज आपको बताई थी कि 0 0 हमेशा सोल्यूशन होता है होमोजेनियस का। और फिर मैंने ये भी आपको समझाया था, बल्कि एग्जांपल दी थी कि कोई से 2 सोल्यूशन ले लूं तो उसका सम भी सोल्यूशन होता था। फिर उस टाइम मेरे ख्याल है 2-3 हफ्ते पहले ये भी बताया था कि अगर एक सोल्यूशन आ जाए, जैसे ये आ गया ना, इसका कोई भी मल्टीपल ले लें, फर्स्ट कर लें 10 टाइम्स ले लें, तो ये क्या बन जाएगा, -20 और 10। ठीक है, -20 और 10, ये भी इसका सोल्यूशन है। क्यों सोल्यूशन है, आप x2 को 10 ले लें तो ये वाली चीज आ जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी थी। फिर मैंने ये भी बताया था कि डिटेल में हम इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे कि व्हाई दोस प्रॉपर्टीज आर वैलिड। तो अब वो टाइम आ गया। थ्योरम 2 यही कह रही है। थ्योरम 2 ये कह रही है कि नल स्पेस ऑफ m/n मैट्रिक्स इज ए सब स्पेस। अच्छा, ये सब स्पेस ऑफ Rn कैसे हो गई, इसका इससे क्या रिलेशन है, m कहां चला गया। देखिए उसकी वजह है ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखी थी ना, ये क्या थी मैट्रिक्स, याद है ना आपको, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो अगर मैंने इसको होमोजीनियस सिस्टम बनाना है तो मैं इसको जो वेक्टर रखूंगा उसमें 2 ही कंपोनेंट आएंगे ना, 3 तो नहीं आ सकते, इसलिए कि ये 2 कंपोनेंट इन 2 नंबरों से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली इक्वेशन आएगी। तो ये जो 2 कंपोनेंट है वो ये n है, सेकेंड पार्ट ऑफ द डायमेंशन। मैट्रिक्स के 2 डायमेंशन होते हैं ना, x डायमेंशन और y डायमेंशन, दैट्स द रीजन इट इज Rn। और अगर आपको याद होगा कि वो सारे के सारे जो वेक्टर्स आए थे ना वो R2 का पार्ट थे। ओके, right, set of all solutions in n unknowns is a subspace of Rn। ओके, तो सबसे पहले तो हमें यही करना होगा कि अगर नल ए जो है वो Rn का सब स्पेस है,
पहले तो उसने यही बताया कि आर एन क्यू है, ये वही मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें क्या है, एन कॉलम्स हैं। जैसे अभी था ना, अभी जो मैट्रिक्स थी इसमें 2 कॉलम्स थे ना, तो लिहाजा नल जो है वो R2 का मतलब है सब स्पेस होगी। और अगर यहाँ पे 3 कॉलम होते तो नल क्या होती, R3 का सब स्पेस होती। सही है, ओके। अब हम प्रॉपर्टीज प्रूफ कर रहे हैं, ए बी एंड सी। ओके, तो जरा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जनाब। देखें, सबसे पहले तो हम ये कह रहे हैं ना, ए एक्स इज इक्वल टू 0। कई दफा बताया है, आप कुछ करो ना करो, अगर आप x की जगह 0 लिख दो तो a0 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। इसका मतलब है 0 इज इन नल ए। भाई नल है वही है ना, वो कलेक्शन जो इस इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो भाई कुछ करे ना करे, 0 तो हमेशा सेटिस्फाई कर जाएगा ना इसको। तो असल में ये 0 पता कैसे आता है, 0 वेक्टर, ये वही जो सोल्यूशन होता है ना, अभी जब हमने सोल्यूशन निकाला था उसमें x2 क्या था, फ्री वेरिएबल था। तो फ्री वेरिएबल को अगर आप 0 कर दें ना, तो जो सोल्यूशन आएगा वो ऑल जीरोस पे आएगा। और ये प्रॉपर्टी ए प्रूफ हो गई, किसी भी कलेक्शन के लिए सब स्पेस होने के लिए जरूरी है कि उसमें 0 वेक्टर हो। आ गया 0 वेक्टर। अच्छा, अब ये वही दूसरी चीज है जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले न्यूमेरिकली प्रूफ की थी कि अगर फर्ज कर लें u एंड v इन नल, शो ये करना है कि u प्लस v इज आल्सो इन नल। तो ये वाली जो कंडीशन है ना, ये इसका मतलब क्या है, यही तो मतलब है ना, अगर a नल a में है तो इसका मतलब है u जो है, सॉरी u अगर नल a में है तो u जो है एक सोल्यूशन है होमोजेनियस सिस्टम का। इसी तरीके से अगर v नल में है तो v भी क्या है, होमोजेनियस सिस्टम का सोल्यूशन है। तो हमने इसकी जगह पहले में x को क्या रख दिया, v रख दिया, और दूसरे में x को क्या रख दिया, v रख दिया। अब हमें ये शो करना है कि u प्लस v जो है वो भी सोल्यूशन है। तो अल्टीमेटली हमने पता है क्या शो करना है कि a u प्लस v भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अब ये कैसे होगा, बहुत आसान है। a u प्लस v, वही मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी रखेंगे, इज इक्वल टू a u प्लस a v। चूंकि u जो है वो होमोजेनियस सिस्टम का सोल्यूशन है तो a u भी 0 हो जाएगा, सिमिलरली a v भी 0 हो जाएगा, और जब 2 0 ऐड होंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि u प्लस v भी जो है कलेक्शन में है। अच्छा, इन्होंने सी पार्ट प्रूफ नहीं किया, वो आपके लिए छोड़ दिया है, तो मैं भी आपके लिए छोड़ देता हूँ। प्रॉपर्टी सी, योरसेल्फ, ठीक है जी। ओके, लेट्स आगे चलते हैं वहां, सही है जी। ऑलराइट, ओके। अच्छा, उन्होंने कर दिए मेरे ख्याल, अगले पेज पे कर दिए, वो देख लीजिएगा आप। मैं समझा था शायद छोड़ दिया उन्होंने। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे मेरे ख्याल में आगे चला गया हूँ। हाँ, ये आ गया ना नंबर 2। ओके, ये प्रॉपर्टी सी भी उन्होंने प्रूफ कर दिया, देख लीजिएगा आप। ये रही प्रॉपर्टी सी। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि वो होता है ना, एक तो होता है ना कि एक कंसेप्ट होती है, एक थ्योरम होती है, फिर एक प्रैक्टिकल वे होता है टू गेट नल ए। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, दिया ना नल ए की एग्जांपल, लेकिन चलें एक और कर लेते हैं जो बुक में है। तो सॉल्विंग ax is equal to 0 yields an explicit description of null है। बेसिकली वो यही होता है कि आपके पास एक a है, आपने इस a के साथ 0 वेक्टर रखा, और क्या किया, रो ऑपरेशन किया। आपने क्या किया, रो ऑपरेशन, और इसको इकोलोन फॉर्म में ले गए। बल्कि इस केस में कहां ले गए ये मुझे बताएंगे कोई साहब, ये इकोलोन है या ये रिड्यूस इकोलोन है, ये वाली फॉर्म, जल्दी बताओ यार भाईजान। सर ये रिड्यूस इक्वल रिड्यूस
रिड्यूस है ना, रिड्यूस से कोलोन है, इसलिए कि रिड्यूस का यही मतलब होता है ना कि पहला एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए हर रो का अगर कोई है, और ऊपर और नीचे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो ये रिड्यूस से कोलोन फॉर्म है। अच्छा बहरहाल ये आई पता कैसे होगी, आप कोई बता सकता है? सबसे पहले मेरा ख्याल है सबसे पहले ऐसा करते हैं ना, इसको 0 कर देते हैं, मतलब 6 को 0 करते हैं ना, तो कैसे करेंगे, इसका -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये मेरा ख्याल है 1 आ जाएगा, ये -6 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, ठीक है, और ये 0 0 रहेगा। तो आपने देखा कि ये जो नंबर है ना 0 0 1 -6 ये देखें, ये यहाँ पर आ गए। उसके बाद दो ऑपरेशन और हैं, दो ऑपरेशन पता क्या है, पहले इसको इन्होंने 3 से डिवाइड किया होगा, तो ये हो जाएंगे 1 2 2 1 3 0। फिर उन्होंने ये काम किया होगा कि इसका -2 इसमें ऐड किया होगा ताकि ये वाला एलिमेंट 0 हो जाए। कहने का मतलब है कि आप घर में बैठ के कर लीजिएगा आराम से, इसके ऊपर आप 3 ऑपरेशन करोगे ना, तो आपका आप रिड्यूस होकर रिड्यूस इकोलोन फॉर्म में आ जाओगे, ठीक है। अब हम यहाँ से सोल्यूशन लिखना चाह रहे हैं, कहाँ से सोल्यूशन लिखना चाह रहे हैं, यहाँ से, ठीक है। और ये आपको पता है स्टैंडर्ड तरीका इसके सोल्यूशन के लिखने का। हम अभी ये एक मिनट, चलें ठीक है, ओके। ओके जी, ऑलराइट। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, ये काम हम कर चुके हैं ना, दिस वन, इसको हमने इसमें रिड्यूस कर दिया। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई ये वाली जो नंबर है ना, ये ऊपर वाली रो के नंबर, ये एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं, नीचे वाली भी एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं, तो लेट मी राइट बोथ फॉर यू। ये जो है ना, ये इसको रिप्रेजेंट्स कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट्स कर रहा है, x1 + 2x2 + 13x3, 13x3 आएगा या x4 आएगा, x4 आएगा, + 33x5 = 0, और ये वाला जो है ये हो जाएगा x3 - 6x4 - 15x5 = 0। फिर आपने क्या काम किया, यहां से x1 को लिखा इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग एल्स, तो एवरीथिंग एल्स का मतलब है कि ये 2x2 जाकर माइनस हो जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये भी इधर जाके माइनस हो जाएगा। अच्छा, और यहां से आप x3 निकालेंगे तो वो ये इसके बराबर हो जाएगा। ये हमने क्यों लिख दिया, x2 = x2, x4 = x4, x5, कोई बताएगा आप में से कि why we have written x2 = x2, x4 = x4, x5, what was the reason? रीजन ये है कि भाई ये जो सेकंड कॉलम है ना, ये नॉन पिवट कॉलम है, तो नॉन पिवट कॉलम का वेरिएबल फ्री होता है, तो फ्री वेरिएबल को आप ऐसे ही कॉपी कर देते हो। दूसरा जो फ्री वेरिएबल है या दूसरा नॉन पिवट कॉलम क्या है, चौथा, तो ये आपको बता रहा है कि x4 फ्री वेरिएबल एज इट इज लिख दिया। सिमिलरली फिफ्थ जो है, ये भी एक फ्री नॉन पिवट कॉलम है, तो x5 भी क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो 3 फ्री वेरिएबल्स हैं, 2 नॉन फ्री वेरिएबल्स हैं। आप करते क्या है, आप फ्री वेरिएबल्स को तो एज इट इज लिख देते हो और नॉन फ्री को लिखते हो इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल्स, सही है जी, ओके। आपको याद होगा ना, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ना, ये वाली, इसमें से x1 का x2 का कंट्रीब्यूशन अलग कर लेंगे, x4 का अलग कर लेंगे और x5 का अलग कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम अगले पेज पे करते हैं। चलें सबसे पहले इसको क्लियर कर दें। ऑलराइट, ओके जी, देखें अब हमने जो पिछले पेज पे था ना, मैंने आपको बताया था ना पिछले पेज में, x1 x2 x3 x4 x5, ये जो चीज थी ना पहले, हमने उसमें क्या किया, x2 वाली चीजें एक साथ लिख ली
फिर x4 वाली चीजें एक साथ लिख ली, फिर x5 एक साथ लिख ली, और फिर 2, 4 एंड 5 को कॉमन भी ले लिया। तो बेसिकली अब अगर आप गौर करें तो हमने एक और डिस्क्रिप्शन भी बता दी। देखें, नल ए की ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन तो ये थी ना कि इट इज ए सोल्यूशन, इट इज ऑल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, एग्री। लेकिन जब हमने सॉल्व किया तो हमें ये पता चला कि हमारा ये x जो है ना, जो कि ये है, ये इसके बराबर हो गया। इसका मतलब यही हो गया ना कि जिसको हम कह रहे थे ना कि नल ए इज ऑल सोल्यूशन, तो वो ऑल सोल्यूशन जो है इन तीन वेक्टरों का स्पैन हो गए ना। इस वेक्टर का नाम रख दिया u, इसको कहा भाई तुम्हारा नाम v है और इसका नाम क्या है, w है। तो ये जो u v w है ये इसका स्पैन हो गया। तो यही मतलब था कि इसका कि टू हैव फ्यू मोर ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस सिस्टम। ये तो आपको पहले से पता है ना, जब भी आप ax इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करते हैं तो सारे सोल्यूशन जो है ना वो इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल लिखे जा सकते हैं, और जो फ्री वेरिएबल के साथ के जो वेक्टर्स होते हैं वो उनको यहाँ पे u v w कहा गया। और मजे की बात है कि ये जो वेक्टर्स आते हैं ना बाय द कंस्ट्रक्शन डिस्क्राइब अबव, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। फाउंड यूजिंग मेथड in the last example is automatically, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, automatically linearly independent। ओके, और अच्छा इसका प्रूफ भी इसने दे दिया नीचे। देखें प्रूफ इसका बहुत आसान है, याद है ना आपको, ये मेरा u है, ये मेरा v है और ये मेरा w है। तो अगर मुझे ये शो करना है कि ये तीन वेक्टर जो है इंडिपेंडेंट है तो मैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लूंगा। अच्छा, उसके लिए जरूरी नहीं कि आप वेट x1 x2 लें, आप कुछ और नंबर भी ले सकते हैं। तो मैंने लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए वेट्स क्या लिए, c1 c2 c3 इज इक्वल टू 0 कर दिया। अच्छा जनाब, मुझे बताओ c1 0 c2 0 c3 0 अगर मैं रख दूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी ना? डज इट मीन कि ये वेक्टर्स इंडिपेंडेंट है या कुछ और भी करना पड़ेगा? देखें 0 0 0 तो हमेशा सोल्यूशन होता है ना, एवरीबॉडी नोज। लेकिन इंडिपेंडेंट जब बनते हैं जब हम ये शो कर दें कि 0 0 0 के अलावा कोई और सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, फिर इंडिपेंडेंट बनेंगे। तो सिर्फ ये कहना है कि सर 0 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है, भाई वो तो हमेशा होता है, चाहे वेक्टर डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो। हमने क्या शो करना है कि दिस इज द ओनली सोल्यूशन। वो आप जरा गौर करें, आप मुझे बता सकते हैं ये जो चार ये जो नंबर हैं ये एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं। ये देखें इसको रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं c1 टाइम्स 1 c2 टाइम्स 0 c3 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 0। तो सीधा सीधा इसका मतलब ये हो गया ना भाई कि c1 इज इक्वल टू 0 हो गया, और इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। सिमिलरली ये जो नंबर है ना, ये वाले चार नंबर, ये क्या शो कर रहे हैं, c1 टाइम्स 0 c2 टाइम्स 1 c3 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको सिर्फ एक चीज पता चल रही है कि c2 इज इक्वल टू 0, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सिमिलरली ये जो आखिरी सेट है इसमें अगर आप देखें तो आप सिर्फ एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि c3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये जो कंस्ट्रक्शन थी ना वो जनाब, वो क्या कंस्ट्रक्शन थी, a के साथ 0 वेक्टर रखा, इसको रिड्यूस इकोलोन में ले गए, फिर सोल्यूशन को लिखा इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल्स। तो फ्री वेरिएबल के साथ जो वेक्टर्स होते हैं जिनको हमने यहाँ u v w कहा है, ये हमेशा क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये असल में पता है लीनियर इंडिपेंडेंट आगे जाके हमें मदद करेगा इन आंसरिंग द क्वेश्चन अबाउट डायमेंशनलिटी ऑफ स्पेस। अभी तो हम मतलब सब स्पेस डिस्कस कर रहे हैं ना, अभी आगे जाके जो है ना डायमेंशन ऑफ ए सब स्पेस भी आएगा, तो उस टाइम ये कंसेप्ट आपको काफी मदद देगा। ठीक है ना? ऑलराइट, तो ये ऑब्जर्वेशन 1 थी। क्या थी ऑब्जर्वेशन 1? कि अगर आपने नल निकालना है तो आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, लेकिन इसका एक और भी तो पार्ट, एक और भी तो साइड इफेक्ट होता है भाई। ax के लिए ये वेक्टर कब आओगे, u v w कब आएंगे, जबकि आपके पास इसमें कितने फ्री वेरिएबल्स थे, 3। तो अगर सिस्टम में 3 वेरिएबल्स हैं तो 3
इंडिपेंडेंट वेक्टर आ जाएंगे। अगर सिस्टम में 2 हैं तो 2 आ जाएंगे यूवी, अगर सिस्टम में 1 है तो 1 आ जाएगा जिसका नाम यू रख देंगे। अच्छा, अगर सिस्टम में कोई फ्री वेरिएबल नहीं है तो फिर आपके पास कोई इंडिपेंडेंट वेक्टर्स नहीं आएगा। अच्छा, इसका एक और भी मतलब होता है भाई, अगर सिस्टम में कोई फ्री वेरिएबल नहीं है तो फिर उस सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है, उसको क्या कहते हैं हम? जीरो सोल्यूशन कहते हैं। तो हम ऑब्जर्वेशन 2 में देखना चाह रहे हैं कि साहब जीरो को कैसे हैंडल करेंगे। ओके, सो लेट्स हैंडल द जीरो। ये आ गया जनाब, जीरो की हैंडलिंग आ गई। बल्कि जीरो की हैंडलिंग जो है ना वो ये है कि दोनों चीजें कर रहे हैं ना हम। अच्छा, पहले तो उसने वही, ये भी जीरो हैंडल नहीं कर रहा, सॉरी, ये सिर्फ यही कह रहा है कि नल ए नॉट इक्वल टू जीरो। नल ए नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब यही है कि कम से कम एक फ्री वेरिएबल्स है और कलेक्शन में जीरो के अलावा भी वेक्टर्स हैं। जैसे इस केस में हमें पता है ना 3 वेरिएबल्स हैं, तो ये भी एक सोल्यूशन है, ये भी है, ये भी है। तो नंबर ऑफ वेक्टर्स इन स्पैनिंग सेट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स। ये हम पूरे देख चुके हैं ना, ऊपर 3 वेरिएबल्स थे फ्री वेरिएबल्स और 3 ही मतलब है इंडिपेंडेंट वेक्टर्स आ गए थे। अच्छा, जरा कोई साहब मुझे बताएंगे कि अगर नल ए सिर्फ और सिर्फ एक वेक्टर पे मुश्तमिल हो तो पहले तो आप मुझे बताएंगे वो कौन सा वेक्टर होगा? सिर्फ एक वेक्टर अगर है नल ए में, वो यही जीरो वेक्टर ही होगा ना। मतलब है कि अगर नल ए में सिर्फ एक वेक्टर है, हमें तो पता है ना कि जीरो तो हमेशा होता है, तो अगर एक ही है तो बस जीरो है। इसका एक और मतलब भी है, क्या मतलब है? नो फ्री वेरिएबल्स, नो फ्री वेरिएबल। तो भाई ये वाला कलेक्शन जो है ना जिसमें सिर्फ सिंगलटन हो, ये भी एक सब स्पेस होता है। याद करें, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हर वेक्टर स्पेस की 2 ट्रिवियल सब स्पेसेस होती हैं। एक तो वो खुद अपनी सब स्पेस होता है, दूसरा जीरो वेक्टर का अगर आप एक सेट बना लें तो वो भी क्या होता है? एक सब स्पेस होता है। ठीक है जनाब, चलें जी आगे आगे चलते हैं जी। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? नल ए। याद है हेडिंग में 3 चीजें लिखी थी, नल ए, कॉल ए और some linear transformation. So let's go to the next slide. ओके जनाब, अब हम क्या कर रहे हैं? कॉलम स्पेस is the set of all linear combination of the columns of A. ओके, देखिए फर्ज कर लें आपके पास A है, इसमें कितने कॉलम्स है भाई? A1, A2, AN। अब इन सब का स्पैन ले लें आप, तमाम वेक्टर्स जो A में है, तो ये कॉल A बन जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। अब मजे की बात यह है कि ये क्या लिखा हुआ है? m/n लिखा हुआ है ना। इसका मतलब, इस n का मतलब ये है कि इसमें n वेक्टर्स हैं। इस m का मतलब ये है कि हर वेक्टर्स में जो है ना वो 1 2 अप टू कितनी एंट्रीज हैं? m एंट्रीज हैं। तो इसीलिए ये जो कलेक्शन है ना, ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, ये Rm का सबसेट है, यानी Rm की सब स्पेस है। यानी कॉल ए जो है वो क्या है? Rm की सब स्पेस है। और आपको याद होगा ना, नल स्पेस क्या थी? नल स्पेस किसकी सब स्पेस थी? आर एन की। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि वाई एन इज हेयर एंड वाई एम इज हेयर। बहुत सिंपल है ना यार। नल के लिए आप ये करते थे ना यार, ए एक्स इज इक्वल टू 0 सॉल्व करते थे। तो अगर ए जो है आपका m/n है तो ये वाला वेक्टर जो है वो n/1 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये साबित हो गया कि नल स्पेस जो है वो वाई इट इज ए सब स्पेस। वो यार वो तो बहुत सिंपल है ना, इसलिए कि हर वो चीज
जो किसी फिक्स नंबर ऑफ वेक्टर्स की स्पैन के तौर पे लिखी जा सके, वो एक सब स्पेस होती है। तो यहाँ पे तो डेफिनेशन ही में स्पैन इन्वॉल्व हो गया है कि कॉल ए इज ए स्पैन ऑफ द वेक्टर्स इन ए, कॉलम वेक्टर्स इन ए। सो देयरफॉर दिस कलेक्शन इज ए सब स्पेस। और चूंकि ये एक खास तरीके से जनरेट किया गया है, लिहाजा इसको हमने क्या कह दिया है, कॉल ए कह दिया है। सही है, कॉल ए, राइट। अच्छा, अब कॉल ए तो आप समझ गए ना। मेरे ख्याल है समझने से पहले एक काम करते हैं, मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं ए। ऐसा ना करें कि वही मैट्रिक्स लिख लें जो अभी हमने इसमें सॉल्व की है, जो हमने रिमेंबर ये वाली मैट्रिक्स 3 6 6 12 6 13 3 0 9 3। किसे याद है ये मैट्रिक्स भाई? ये अभी थोड़ी देर पहले तो की थी, जिसमें हमने नल स्पेस निकाली थी। क्या निकाली थी? नल स्पेस। इसकी नल स्पेस निकाली थी ना हमने। तो नल स्पेस जो थी वो किसका सबसेट थी? नल ए, वो जो थी सबसेट थी आर। किसकी थी जल्दी बताओ? नल ए वाज ए सब स्पेस ऑफ विच आर की पावर? कौन सी लगाऊं आर की पावर? ओ यार, ये जो एक्स लिया था उसमें 5 कंपोनेंट्स थे ना, तो ये R5 की सब स्पेस थी। लेकिन कॉल ए क्या है? ये जो 1 2 3 4 5 वेक्टर्स हैं, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, तो ये सब के सब क्या है? ये सबसेट है R2 का। इसलिए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है ना वो 2/5 है। तो ये पहला 2 जो है ये कॉल ए का जो है ना वो रेफर करता है कि कॉल ए जो है वो R2 का सबसेट होगी। और ये जो 5 है ये रेफर करता है कि नल ए जो है वो R5 का सबसेट होगी। अब आप लंबी चौड़ी बातें छोड़ें, मुझे कॉल ए में 7 वेक्टर बताएं जल्दी से, 7 वेक्टर्स क्विकली बताएं। कौन से 7 वेक्टर्स होंगे जो कॉल ए में है? ओ भाईजान, जब हम स्पैन लिखते हैं ना तो इसका मतलब ये होता है कि जहां से आपने कहानी शुरू की है वो तो मौजूद होगा ना। तो कॉल ए में ये वेक्टर भी होगा 3 6, कॉल ए में क्या होगा 6 12 भी होगा, और ये भी होगा, और ये भी होगा, और ये भी होगा। और अगर आप इन तमाम वेक्टरों को 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें ये भी होगा 0 0। इसमें अगर मैं इन तीनों का सम कर लूं वो भी होगा, यानी ये वेक्टर भी इसमें होगा 15 और 31। तो आप समझ गए ना कि ये जो कॉल है ना ये कंसेप्चुअली ज्यादा आसान है नल ए के मुकाबले में। इसलिए कि नल ए में तो आपको बड़ी मेहनत करनी होती है ना, सिस्टम को सॉल्व करना होता है, इकोलोन फॉर्म में रिड्यूस करना होता है, और फ्री वेरिएबल आइडेंटिफाई करने होते हैं। कॉल में तो कुछ करना ही नहीं है यार, सिर्फ कंसेप्ट है कि जितने कॉलम्स हैं उनके तमाम पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन जो एक बड़ा कलेक्शन बनाएंगे वो जनाब RM का क्या होगा? सब स्पेस होगा। ओके, क्लियर? चलें जी, अब आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब ये कह रहा है, अभी तो हमने कहा है ना कॉल ए जो है वो क्या है? ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन। अच्छा, लीनियर कॉम्बिनेशन पता कैसे निकलते हैं? अगर ये आपके पास ए है ना तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? आप पहले कॉलम को किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दें x1 a1, दूसरे को मल्टीप्लाई कर दें x2 से, एंड सो ऑन। और फिर इसी का नाम आप क्या रख देंगे? ये कहेंगे कि ये कलेक्शन में, तो मैं फिर इसको मैं इसको फिर इस तरह से लिखूंगा, इसी का नाम मैं B रख दूंगा। समझ रहे हैं ना? अगर आपने कॉल ए में कोई वेक्टर लेना है तो आप ऐसा करो कि चंद नंबर, मतलब सोचो x1 x2 x3, पहले वेक्टर को x1 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे को x2 से ऐड करो, तो ये एक मेंबर आ जाएगा किसका? कॉल ए का। उसको मैं B का नाम दे देता हूं। लेकिन ये जो राइट साइड है ना, आप इसको अगर गौर करें, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a टाइम्स x, वेयर x इज दिस नंबर। कौन सा नंबर? जो वो सोचे थे ना आपने x1 x2, ये इनसे मिलकर बना है। इसीलिए कॉल ए को बाज लोग ऐसे भी लिखते हैं कि वो तमाम B का कलेक्शन है जो इस तरीके से हासिल किया जाए फॉर
सम एक्स इन आर है। तो बात एक ही है, आप इस तरह से लिख लो कॉल ए या इस तरह से लिख लो। फर्क सिर्फ इतना है कि पहला जो कॉल है ना स्पैन, वो जरा कंसेप्चुअल है, ये जरा प्रैक्टिकल है कि अगर आपने कोई नंबर निकालना होगा तो आप यही करोगे ना। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, चंद्र स्केलर नंबर इमेजिन करोगे, उनको A1 A2 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, उसका नाम B रख दोगे तो एक वेक्टर आ गया। और ये ऐसे भी हासिल हो सकता है B इज इक्वल टू AX। देखें, इसको आप उससे कंफ्यूज ना कीजिएगा। देखें, जब भी तीन चीजें होती है ना तो कोई से दो नोन होते हैं। शुरू शुरू के जमाने में हमने पता क्या किया था, हमने A को गिवन था, B भी गिवन था, हम सॉल्व करके X निकाल रहे थे। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर यह है कि A भी गिवन है, X को हम खुद ही सोच रहे हैं, हम सॉल्व नहीं कर रहे। वी आर जस्ट थिंकिंग एनी नंबर वी लाइक, तो मल्टीप्लाई करके जो B आ जाएगा। तो ये सिस्टम सॉल्व नहीं है, ये सिर्फ क्या है, अपनी थिंकिंग को, कौन सी थिंकिंग को, कि X1 X2 सोचना है, फिर इनका वेक्टर बनाना है, फिर A से मल्टीप्लाई करना है, तो ये चीज कलेक्शन का पार्ट हो जाएगी। बस उसको हम क्या कर रहे हैं, उन थॉट्स को एक जगह मतलब कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये वाली डेफिनेशन आ गई, सही है जी। ओके, अब इसी स्पिरिट में आगे चलते हैं थोड़ा। ओके, नंबर 5। ओके, अब थोड़ी सी एक्सरसाइज है और कुछ भी नहीं है। लेट्स सी कि क्या कह रहे हैं एक्सरसाइज। सर आपका माइक म्यूट म्यूट है। जी भाई। ये क्या करूं भाई, ये अब तो नहीं है म्यूट। ओके, अच्छा इधर दोबारा से करते हैं। हमने कहा कि हमारे पास एक कलेक्शन है, ये रहा कलेक्शन। अच्छा, इसको ऐसी सोचा करें जैसे मैं आपको बताता हूँ। इस कलेक्शन के लिए आपको क्या करना है, आपको दो नंबर सोचने हैं, दो रियल नंबर एक्स वाई, फिर उनकी मदद से आप ये तीन कंपोनेंट जनरेट करने हैं। तो एक वेक्टर आ जाएगा R3 का, सही है। फिर एक दूसरा एक्स वाई सोचा, एक दूसरा आ गया, फिर एक तीसरा आ गया, फिर एक चौथा आ गया। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये कलेक्शन सब स्पेस है या नहीं। तो उसके लिए दो तरीके हैं। एक तरीका तो बड़ा सिंपल है कि आपने कहा कि ये वाला कलेक्शन जो है वो इसके बराबर है, सही है ना, x टाइम 101 y टाइम। इसका मतलब है कि ये कलेक्शन जो है इन दो वेक्टरों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये कलेक्शन इन दो वेक्टरों का स्पैन है। तो हमें पता है स्पैन हमेशा एक सब स्पेस होता है, लेकिन हम इसको एक दूसरे तरीके से देखना चाह रहे हैं। तो ये चीज हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि ये जो दो वेक्टर लिखे हैं ना अलग अलग, इनकी एक मैट्रिक्स बना दें आप, 101 और -231। अब क्या हुआ, अब कलेक्शन जो है वो a टाइम्स x हो गया। कलेक्शन क्या हो गया, a टाइम्स x हो गया।
-2 यानी ये जो स्लाइड हमारे सामने है ना, इसमें सिर्फ एक लेसन कंक्लूड किया है हमने कि अगर कलेक्शन हो तो बाज़ औक़ात उस कलेक्शन को हम दो मुख्तलिफ तरीकों से प्रूफ कर सकते हैं कि वो क्या है, सब स्पेस है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे रुक जाएं, ये मैं जो लाइन खींची है, तो हमने क्या प्रूफ किया है कि ये कलेक्शन सब स्पेस है, लेकिन कौन सी लॉजिक यूज की है, इट इज ए स्पैन ऑफ टू वेक्टर्स। अगर हम नीचे आते हैं तो हमने कहा है कि ये कलेक्शन जो है वो इसके बराबर है, किसके बराबर है, a टाइम्स x, यानी a के कॉलम जनरेट कर रहे हैं, तो फिर ये w क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, कॉल a के बराबर हो जाएगा, w इज इक्वल टू कॉल a। ठीक है ना, ओके जी, सो लेट्स सी। ओके, अच्छा अब जरा थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीजें देख लेते हैं। ओके देखें, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है। हमने क्या किया अभी, हमने ये कहा कि अगर a जो है वो m/n है, ठीक है, तो हमारा जो कॉल a होगा, कॉल a होगा वो Rm का सब स्पेस होगा। ठीक है, यही कहा है ना, सब स्पेस। इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि अगर मैं कोई नंबर सोचूं x वेक्टर और मैं a से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा एक कलेक्शन कॉल a में एक वेक्टर आ जाएगा। फिर मैं उसका मैंने नाम रख दिया, चलो हम इस तरह से चलते हैं, x1 रखूंगा, मैं खुद सोचूंगा x1, तो मेरे पास b1 आ जाएगा। तो ये कॉल में क्या आ गया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ b1। फिर मैं एक और वेक्टर सोचूंगा x2, तो मेरे पास क्या आ गया, b2। फिर एक और सोचूंगा x3, तो मेरे पास आ जाएगा b3। तो ये आ गया ना, यही तो कॉल है ना। अब हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि साहब क्या ये कॉल ए, हमें पता है कि ये सबसेट है आरएम का, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि ये एग्जैक्टली आरएम के बराबर हो जाए? फिर आर्गुमेंट डिफरेंट हो जाएगा। फिर आर्गुमेंट पता है क्या होगा, फिर ये होगा कि यस दिस इज पॉसिबल, अगर मैं बी चूज कर लूं अपनी पसंद का कोई भी और मुझे एक्स मिल जाए, तो फिर ये क्या हो जाएगा, कॉल ए जो है आरएम के बराबर हो जाएगा। तो आपको फर्क समझ में आ रहा है ना, ए एक्स इज इक्वल टू बी की दो इंटरप्रिटेशन है। एक तो ये है कि आपने एक्स को मुख्तलिफ वेक्टर सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे, मुख्तलिफ बीज आते गए, वो सारे के सारे जो हैं कॉल ए होंगे। लेकिन अगर हमने ये सवाल करना है कि कॉल ए आर एम के बराबर है, तो हम अब उल्टा कहेंगे, हम ये कहेंगे क्या ये पॉसिबल है कि फॉर ऑल बी आई कैन फाइंड एक्स। तो अगर ये पॉसिबल है तो फिर वो जो कॉल है वो सब स्पेस के बजाय एग्जैक्टली आर एम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखी गई है। The call space is all of Rm if and only if the equation has a solution for each b in Rm. ठीक है, इसमें क्लियर होगी ना बात? राइट, अच्छा जनाब। ओके, मेरा ख्याल है यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट टाइम हम शुरू करेंगे द कंट्रास्ट बिटवीन नल ए एंड कॉल ए। ठीक है, चलें जी, ओके, या मेरे ख्याल इसको कर लेते हैं यार, ओके सॉरी, कर लेते हैं इसको, बहुत आसान है, लेट्स डू इट। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ अभी कर लेंगे, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है ना, अभी अभी तो क्लियर है हमारे कंसेप्ट, मतलब कंसेप्ट तो हमेशा ही क्लियर होते हैं, भूल जाता है आदमी। अच्छा ये बताओ कि ये कह रहा है कि इसकी कॉल ए जो है वो आर के का सब स्पेस होगी, तो के की वैल्यू बताओ जल्दी से। 3। कितनी होगी? 3। हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड, इसलिए कि यहाँ पे कॉलम कितने हैं, 1 2 एंड 3 है ना, तो आपने बिल्कुल सही कहा 3। अच्छा अब ये बताओ कि नल स्पेस जो है वो आर के क्या अगर है सब स्पेस, तो के क्या होगा? तो भाईजान आप इस तरह से काउंट कर रहे थे ना, तो ये नल स्पेस का वो आ गया था, मतलब नल स्पेस की पेरेंट आ गई थी, सॉरी कॉलम स्पेस की पेरेंट आई थी। अगर आप इस तरह से गिनोगे ना
कितने हो गए, 4 वेक्टर हो गए ना, तो ये इसकी आ जाएगी, नल स्पेस की पेरेंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। यार अगर नल स्पेस निकालनी है तो क्या करोगे यार? मेरा ख्याल है, एक मिनट, उल्टा तो नहीं हो गया? उल्टा हो गया, राइट, थैंक्स। दोबारा से करते हैं, उल्टा हो गया। आपके पास कॉल ए का मतलब क्या है, इनके पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, तो आप कॉलम गिनेंगे, कॉलम नहीं गिनेंगे, कॉलम की एंट्रीज गिनेंगे। समझ रहे हैं ना? कॉल ए क्या होता है, जो कॉलम्स हैं ए के, उनका ऑल पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन। तो हर कॉलम्स में 4 एंट्रीज हैं, जब लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे तो 4 ही एंट्रीज आएंगी ना। तो कॉल स्पेस जो है वो R4 का सब स्पेस है। जब आप नल लोगे ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे एक वेक्टर से जिसके 3 कंपोनेंट्स होंगे और इक्वल टू सॉल्व करोगे। तो अब जो नल स्पेस आएगी ना, वो ये वाला आएगी ना, यानी R3 का सब स्पेस होगी। तो यहाँ पे K = 3 आएगा। ठीक है, तो पहले हम जरा रॉन्ग चले गए थे। अच्छा, अब ये कह रहा है कि साहब सी पार्ट में फाइंड ए नॉन जीरो वेक्टर इन कॉल ए। बताओ, पहले तो ये बताओ कॉल ए में वेक्टर कैसे आएंगे। इसको मेरे ख्याल है थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं। भाई कहाँ चले गए हम? हम कहाँ पे थे? हाँ, हम यहाँ पर थे, राइट जी। बताइए जरा, हमने क्या करना है? हमने ये करना है, ये करना है, फाइंड ए नॉन जीरो। एक मिनट यार, मैं मैट्रिक्स भी साथ रखना चाह रहा हूँ। अब ठीक है, अब सब कुछ आ गया। ओके, ये कह रहा है कि फाइंड ए नॉन जीरो वेक्टर इन कॉल ए। कहता है देयर आर इन्फिनिटली मेनी। तो एक काम करते हैं, ये तो आपको अंदाजा हो गया ना, कॉल ए का मतलब क्या, इन 3 वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन। तो अगर ये कह रहा है नॉन जीरो, तो इसका मतलब ये कह रहा है कि साहब ऐसे वेट लो जिससे आंसर जीरो ना है। चलो ये कर लेते हैं यार, 1 0 0। क्या आ जाएगा आपके पास? 1 2 3 0। कहने का मतलब ये है यार कि नल में कुछ, सॉरी, कॉल ए में कुछ हो ना हो, ये भी होगा उसमें, ये भी होगा, ये भी होगा। ये वाला वेक्टर कैसे आएगा? जब इसको 1 कर देंगे और इसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। और ये वाला वेक्टर कब आएगा? जब हम इसको 1 कर देंगे, इसको 0 कर देंगे। तो कॉल ए में तो बहुत सारे वेक्टर्स हैं। सिर्फ आपको ये प्रैक्टिस कराना चाह रहा था कि डू यू हैव एन कंसेप्ट कि कॉल ए के वेक्टर कैसे आएंगे। देयर आर इन्फिनिटली मेनी। वो इन्फिनिटली मेनी इसलिए है कि आपने अपनी पसंद का नंबर यहाँ लिया, अपनी पसंद का नंबर यहाँ लिया, अपनी पसंद का नंबर यहाँ लिया, और इनको मल्टीप्लाई करके ये आ गया। तो बहुत सारे हैं। कितने सारे हैं भाई? इन्फिनिटली मेनी वेक्टर। ठीक है, अच्छा जी। अब इसका, चूंकि ये सवाल जो है हमने कॉल ए कर लिया है ना, तो इसका नल ए भी कर लेते हैं ना, ताकि हमें मतलब नेक्स्ट टाइम फिर कुछ नया काम करेंगे। बस ये 4-5 मिनट और लूंगा आपके। ओके, अब ये नल ए कैसे निकालोगे? नल ए आप ऐसे ही निकालोगे ना, ये ए था हमारा, याद है ये पिछले पेज में जो हमारा ए था वो ये था ना, इसके साथ एक 0 वेक्टर रखोगे। अब इसमें आप घर में बैठ के आराम से रो ऑपरेशन कर लीजिएगा, आप यहाँ पहुंच जाएंगे। तो ये पहले वाले नंबर हैं, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, x1 प्लस 2x2 = 0। और ये दूसरा सेट है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x3 = 0। इसमें कॉलम कितने हैं? 3 है। सेकंड कॉलम क्या है? नॉन पिवट है, लिहाजा x2 क्या हो गया? फ्री हो गया। इसको आप कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो, इसको एज इट इज लिख दिया। इसका मतलब है अब जो सोल्यूशन आ गया है ना आपके पास, वो ये आ गया। पहले आप ऐसा करो यार, इस सोल्यूशन को जरा अभी इसको भूल जाएं। ये वाला सोल्यूशन जो है ना, मैं लिख रहा हूं इन वेक्टर फॉर्म में। तो x1 की जगह क्या लिख दूं? -2x2, x2 एज इट इज रहा, और x3 को मैंने क्या 0 रख दिया। अब अगर आप इसको अब इसको इस तरह से लिखें आप, और मेरा x जो है वो बराबर हो गया x2 -2 1 0। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे नल स्पेस जो है ना, वो सारी की सारी इस वेक्टर से जनरेट हो रही है। तो अगर मैं x2 को 1 ले लूं, तो मेरे पास एक सोल्यूशन आ जाएगा ना, -2 1 एंड 0। ठीक है जी। अब इसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा।
चुके हैं कि कॉल ए के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ आपने ये देखना है कि ए के जो कॉलम्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन। नल ए के लिए आपने क्या करना है, जो ऊपर कर रहे हो सिस्टम को सॉल्व कर रहे हो। एक जो है वो आर की पावर, बताओ पहले में आर की क्या पावर है, दूसरे में क्या पावर है। ये देखें ना, इसी केस में क्या किया था हमने, हमने ये इस केस में ये R3 हो गया ना, और ये क्या हो गया इस केस में R4 हो गया। इसलिए कि इसमें जो A है ना, इसकी हर मेंबर की एंट्रीज जो है ना वो 4 है हर कॉलम की, तो ये R4 का सबसेट है। और इसमें टोटल कॉलम्स कितने हैं, 3, तो R3 जो है वो नल स्पेस का पेरेंट है। ओके, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।